सुप्रभात बच्चों। आज दिन की शुरुआत करते हैं हम एक अच्छे थॉट से, यानी कि एक अच्छे विचार से। तो आज का विचार है, यदि लक्ष्य ना मिले तो रास्ते बदलो। यदि लक्ष्य ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। और आज चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ल्हासा की ओर, जो रचित है राहुल समकर्त्यान द्वारा। राहुल समकर्त्यान ने चैप्टर लिखा है ल्हासा की ओर। यह एक यात्रा वृत्तांत चैप्टर है। ठीक है बच्चों, अब हम चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि राहुल जी की जो प्रथम तिब्बत यात्रा से चैप्टर लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 में नेपाल को जो रास्ता था वहाँ का वर्णन किया है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन किया है। उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में इसका वर्णन किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है बच्चों, अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग से किसी भाग में, दुर्ग मीन्स किला, जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। मतलब किसान वहाँ पर रहना शुरू कर दिया है किसानों ने, क्योंकि वहाँ खेतीबाड़ी करते हैं और वहीं पर वो रहना शुरू कर दिया। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे घर बन गए वहाँ पर। ऐसी ही परित्यक्त एक चीनी किला भी था। परित्यक्त मीन्स छोड़ा हुआ। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा करती है। क्योंकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो तिब्बत है वहाँ पर बहुत सी अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी है। तो अच्छाइयाँ क्या क्या बताई उन्होंने कि वहाँ पर जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, छुआछूत का नहीं है, औरतें पर्दा नहीं करती। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे कोई अपरिचित अनजान व्यक्ति है, वह भी अंदर तक जा सकता है। ठीक है, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। मतलब आप उन्हें चाय बनाने के लिए कहोगे तो वो आपको चाय बनाकर दे देंगे। वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। चाय चोंगे में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग के बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यानी आप उनको चाय पत्ती, चीनी, ये सब चीज़ें देकर आप चाय बनवा सकते हैं, दूध देकर। ठीक है, यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि आपका सारा मक्खन, यानी आपका जो सारा दूध है वो चाय में गिरा है या नहीं पड़ा, तो खुद जाकर भी आप चाय मत कर ला सकते हैं, यानी चाय बना कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त, परित्यक्त मीन्स छोड़ा हुआ। चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सोमती के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहने के लिए भी
क्योंकि यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि उस समय उसने भिखमंगे का वेश धारण किया हुआ था, लेकिन भिखमंगे के वेश में भी उसे ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया, यानी एक अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे ही नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। भद्र यात्री मतलब एक सज्जन पुरुष, साफ सुंदर कपड़े पहने हुआ अच्छा इंसान, और वो घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। मनोवृत्ति यानी मन की इच्छा। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, एक जो ख़राब बात है कि शाम के समय यहाँ के लोग जो हैं शराब पीकर मदहोश हो जाते हैं और उनकी मन की इच्छा पर होती है कि वह किसको अपने घर के अंदर रखें, किसको ना रखें। ठीक है, अब हमें सबसे विकट डांडा थोगला पार करना था। डांडा थोगला क्या है? एक खतरनाक जगह है, यानी कि बहुत ही भीड़ भाड़, पतली पतली गलियां और बहुत सारे घने पेड़, खतरनाक जगह है। क्योंकि ये डांडा थोगला, वहाँ पर चोर डाकू को बसेरा रहता है। डांडा तिब्बत में सबसे खतरे वाली जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। डाकुओं के लिए मतलब उनके छुपने के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। मतलब निर्जन मतलब सुनसान स्थान पर अगर किसी व्यक्ति को मारकर फेंक दिया जाता है तो फिर उसकी ज़्यादा कोई इतनी चिंता नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। मतलब वहाँ पर इलाके, उधर जो इलाका है वहाँ पर पुलिस विभाग इतना नहीं था, क्योंकि जो सरकार है पुलिस विभाग पर इतना खर्च नहीं करती थी। और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ पर लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। किसका कानून नहीं था? यहाँ पर हथियारों का कानून नहीं था। लोग यानी जिस तरह से लकड़ी लेकर घूमते हैं इस तरह से लोग पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते थे वहाँ पर। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद से उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे। जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, मतलब जहाँ उन्हें लगता कि भाई हमें खतरा हो सकता है हमारी, तो वहाँ वह क्या करते? भिखमंगे का रूप तो धारण कर रखा था, वो ऐसा रोल अदा करने लग जाते कि हम तो बिल्कुल ही भिखारी हैं। टोपी उतार कर, जीभ निकाल कर कुची कुची मीन्स दया दया, 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते? और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सोमती से कहा कि यहाँ से लंकोर के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे, यानी बैठकर भी चल देंगे और अपना सामान भी उन पर रख लेंगे। हमने अभी पढ़ा है कि पहाड़ की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? 16-17 फीट ऊंचाई, यानी जो डांडा थोगला की ऊंचाई थी वो कितनी थी? 16-17 हज़ार फीट। और डकैत आदमी के साथ कैसा व्यवहार करते थे? वो पहले उन्हें मार देते थे और बाद में देखते थे कि उनके पास पैसा है या नहीं है। ठीक है बच्चों, और चलिए आज का वीडियो इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।